आज सड़क से लेकर संसद तक, संतरी से लेकर मंत्री तक, स्कूल कॉलेजों से लेकर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों तक और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से लेकर मीडिया के, भारतीय मीडिया के तमाम संस्थानों तक, हर जगह राजनीति राजनीति और राजनीति ही चल रही है। हर जगह राजनीतिक चर्चे सरेआम हो रहे हैं। ऐसा लगता है भारत में सबसे जो अहम विषय है वह राजनीति हो गया है। क्या वाकई ऐसा है? यदि वाकई ऐसा है, जबकि पूरे देश में हर जगह राजनीति हो रही है, हर एक व्यक्ति राजनीति में उत्सुक दिख रहा है, हर एक व्यक्ति के जुबान से राजनीति निकलती है, हर एक व्यक्ति का दिमाग अधिक से अधिक समय तक राजनीति के बारे में सोचता है, बोलता है, तो क्या भारत की राजनीति इतनी निचले स्तर पर कैसे हो सकती है? यदि पूरी तरह से, यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग राजनीति की बात करते हैं, यदि इतनी बड़ी संख्या में भारतवासी राजनीति के बारे में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तब भारत की राजनीति इतनी निचले स्तर की कैसे हो सकती है? तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भूल हो रही है। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल कॉन्शसनेस है उसके बारे में पता नहीं किसी को, या कहीं कुछ मुट्ठी भर लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं, बाकी लोग पॉलिटिकली अनकॉन्शियस हैं। जिस प्रकार से वो जीवन के अनेक अनेक फील्ड में अनकॉन्शियसली जी रहे हैं, उसी प्रकार से राजनीति में भी वो अनकॉन्शियसली जी रहे हैं, पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस के शिकार हैं। क्योंकि यदि इतने बड़ी संख्या में लोग यदि राजनीति की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर जब इतने लोग इतना समय देंगे, इतना परिश्रम करेंगे, इतना विचार करेंगे, तो वह चीज़ तो किसी भी विषय में यदि इतना विचार करें, इतना समय दिया जाए, तो वह चीज़ तो काफ़ी सुंदर होनी चाहिए। जबकि भारत में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। क्षेत्रीय राजनीति हो या राष्ट्रीय राजनीति हो, कुछ दिखता नहीं, वो बात दिखती नहीं है। कुछ एक बिंदुओं को छोड़कर अधिकतर मामलों में तो राजनीति की कोई एक तय लक्ष्य नहीं है, कोई एक बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है। तो ऐसा क्या है? ऐसा क्यों है आखिर? कब तक भारत में राजनीतिक चेतना आ जाएगी? तो मैं जब इसको इस तरह से देखता हूँ, कॉन्शसनेस के फील्ड में देखता हूँ, तो मैं यह देखता हूँ कि जीवन के अनेक फील्डों में यदि आप कॉन्शस नहीं हैं, तो राजनीति में भी आप कॉन्शस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि राजनीति का मतलब समझिए, साधारण अर्थों में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, साधारण शब्दों में मैं आपको राजनीति का मतलब बतलाना चाहता हूँ। राजनीति का मतलब है राज्य के लिए कल्याणकारी नीति। जब राजनीति पैदा हुई होगी तब भी यही सोच इसके पीछे काम किया होगा कि राज्य के लिए कल्याणकारी नीति, राज्य को चलाने के लिए, राज्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो राज्य के हित में हो वह नीतियाँ। राज्य की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले राज्य से जो छोटा एक पहलू है, छोटा एक डायमेंशन, आयाम है, वह है परिवार। उससे भी एक छोटा विषय है, एक डायमेंशन, वह है व्यक्ति। व्यक्ति का इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कहाँ पर है? इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यदि नहीं होगा तो फैमिली कॉन्शियसनेस कहाँ पर होगा? जिस व्यक्ति का व्यक्तिगत सोच नहीं होगा, उस व्यक्ति का परिवार के प्रति सोच कितना अच्छा, कितना सुखद और कितना कल्याणकारी होगा, यह समझ से परे है। फिर उसी व्यक्ति का राज्य के प्रति सोच, पूरे राष्ट्र के प्रति सोच कितना सुखद, कितना अच्छा होगा, कितना लाभदायक होगा, कितना लाभकारी होगा, यह तो बिल्कुल समझ से परे है। भारत में एक एक व्यक्ति को यदि काउंसलिंग किया जाए, यदि एक एक व्यक्ति से बात किया जाए, यदि अच्छे तरीके से वैज्ञानिक तौर पर उनकी समीक्षा की जाए, तो पता चलेगा कि भारत में 99% लोग बिल्कुल ही अनकॉन्शियसली जी रहे हैं। विदेशों में, जिन देशों को हम विकसित देश की श्रेणी में रखते हैं, जो देश विकसित हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा जगह है भारतीयों की बनिस्बत, भारतीयों की तुलना में। तभी तो वो देश विकसित है। यदि कोई देश विकसित है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ के नेता विकसित सोच रखते हैं। नेता सोच रखते हैं विकसित, यह तो एक बात है।
लेकिन सिर्फ नेताओं के विकसित सोच रखने से थोड़ी काम चलेगा। जनता जो अधिक से अधिक लोग हैं, नेता तो पॉइंट कुछ परसेंट होंगे, उसमें भी उससे भी कम होंगे, उनके विकसित सोच रखने से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो सकता। यदि समाज का व्यक्ति, यदि जनता डेवलप्ड सोच नहीं रखती हो तो भारत में कुछ ऐसा ही है। मैंने कहा विकसित देश के लोग बहुत विकसित सोच रखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं बाकी चीज़ों में, जीवन के अनेक फील्ड में वो बहुत कॉन्शियस हैं, और इसीलिए वो राजनीति में भी कॉन्शियस हैं, इसलिए उनका देश विकसित है। इसलिए वो अर्थशास्त्र में भी, इसलिए वो फाइनेंस के मुद्दे में भी, इसलिए वो टेक्नोलॉजी में भी, इसलिए वो मशीनरी में भी वो बहुत ज़्यादा उन्नत सोच रखते हैं। जीवन के किसी एक फील्ड में यदि आप कॉन्शियस हो जाएं, गौर करना मेरी बात पर, जीवन के किसी एक फील्ड में यदि आप कॉन्शियस हो जाएं तो वही कॉन्शियसनेस जीवन के अनेक फील्डों में फैल सकता है। लेकिन यदि जीवन के मूल जो मौलिक, जो मूलभूत आवश्यकता है, जो मौलिक बात है, जो मौलिक विचार हैं, उनमें यदि आप कॉन्शियस नहीं हो पाए तो जीवन के बाकी हिस्सों में आप कितने कॉन्शियस हो पाएंगे कहना मुश्किल है। भारत कभी विकसित था या नहीं, यह मुझे नहीं पता, लेकिन भारत विश्वगुरु था। भारत शिक्षा दीक्षा का सर्वोत्तम केंद्र था भारत। उसके पीछे वजह यही थी कि जो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस था भारत के भीतर, वो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ था। स्वयं के भीतर की जो चेतना थी, स्वयं के भीतर के चेतना के तल पर भारत कभी बहुत समृद्ध हुआ करता था। और तभी भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, आज हम देखते हैं ना, प्राचीन मंदिरों को देखते हैं, उनकी कलाकृतियों को देखते हैं तो यकीन नहीं होता है कि भारत में इतने सधे हुए कलाकार कभी हुए होंगे, इतनी बारीक काम करने वाले कलाकार कभी हुए होंगे। यकीन नहीं होता। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि कैसे लोग रहे होंगे जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां, इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हैं। इसके पीछे वजह क्या रही होगी? इसके पीछे वजह मुझे जो दिखता है वो यह रहा होगा कि उनके भीतर जो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो स्वयं के प्रति सचेतनता है, वो बहुत प्रगाढ़ रहा होगा, वो बहुत ज़्यादा रहा होगा, वो प्रचुर मात्रा में रहा होगा। पर दुर्भाग्य यह है, पश्चिमी देशों में भी, भारत के लिए तो दुर्भाग्य यह है कि भारत के पास न तो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस रहा पहले की तुलना में, पहले की तरह, प्राचीन समय की तरह, और न आज ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है। भारत के कुछ मुट्ठी भर लोगों में सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है, भारत के कुछ मुट्ठी भर लोगों में ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस भी है। तभी तो भारत का जो जीडीपी है, तभी तो भारत जो विकास कर रहा है, उसके पीछे वही लोग हैं, वही मुट्ठी भर लोग काम कर रहे हैं जिनके पास ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए दुर्भाग्य यह है कि उनके पास ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन उनके पास सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा अभाव हो गया है। इसलिए वहाँ की राजनीति जैसी भी हो, वहाँ की व्यक्तिगत नीति बहुत खराब हो रही है। अब पश्चिमी दुनिया में व्यक्ति का जीवन सर रहा है, व्यक्ति का निजी जीवन बहुत ज़्यादा नारकीय हो रहा है। समाज का जीवन जिस प्रकार से चल ही रहा है, लेकिन जो इंडिविजुअलिटी है वह ज़्यादा खतरे में पड़ गई है। भारत में दुर्भाग्य है कि सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं है, ना ही ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस बचा है। ना तो ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस को पाया है, ना सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस को बचा कर रख पाए। विदेशियों ने ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस में तो महारत हासिल कर ली बहुत हद तक, लेकिन सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस पर काम किया ही नहीं। मैं भारत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं, जिस देश की राजनीति अच्छी होगी, निश्चित तौर पर उस देश के व्यक्ति का जीवन सुंदर होगा। या जिस देश में अधिकतर लोग
जगे हुए होंगे, उस देश का नेता चैन से सो नहीं पाएगा। आपको लगता है कि देश में इतनी बड़ी जो आबादी है, कोई 125 करोड़ कहता है, कोई 135 करोड़ कहता है, कोई 140 150 करोड़ कहता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट डाटा क्या है। मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता होगा। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पता नहीं कि भारत की जो एग्जैक्ट आबादी हो कितनी होगी। खैर वो एक अलग विषय है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं आपको राजनीतिक चेतनता की बात करता हूँ, मैं आपको पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करता हूँ। यदि भारत का अधिकतम व्यक्ति जाग जाए तो भारत का नेता चैन से नहीं सो सकता, और जब भारत का नेता चैन से नहीं सोएगा तो भारत का नेता दार्शनिक हो जाएगा। भारत के नेताओं के पास जो दिव्य दृष्टि है वो आ जाएगी, या तो वो सत्ता छोड़कर भाग जाएगा या उसके भीतर दिव्य दृष्टि आ जाएगी, और उस दिव्य दृष्टि से भारत का वापस कल्याण होना शुरू हो जाएगा। आज आप देखते हैं अक्सर किसी भी योजनाओं का बहुत ज़्यादा विरोध होता है, चाहे कोई भी सरकार हो, जो भी योजना लाती है सरकार, उसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है विपक्षों के द्वारा। कभी यह पार्टी सत्ता में होती है तो विरोधी दूसरा होता है, कभी विरोधी पहला होता है तो विपक्षी दूसरा होता है। ये उलटफेर का क्रम चलता रहता है, और उस उलटफेर के क्रम के साथ साथ विरोध भी का क्रम भी पलटता रहता है। ऐसा क्यों होता है? कौन है ये पॉलिसी मेकर? कौन है जो नीति निर्माण करते हैं? वो लोग भी जगे हुए नहीं हैं, वो लोग भी जगे हुए नहीं हैं। यदि उनके भीतर भी जागरण घटित हो जाए तो उनका जागरण बहुत ज़्यादा प्रभावकारी हो सकता है। एक बुद्ध के जगने से अनेक राजाओं सहित अनेक लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक महावीर के जगने से अनेकों का जीवन प्रभावित हो जाता है। तो क्या यदि मुट्ठी भर लोग, क्या यदि एक समूह के लोग यदि जाग जाएं तो पूरे भारत का जीवन प्रभावित नहीं हो सकता? निश्चित तौर पर हो सकता है। एक बुद्ध की चेतना इतनी बड़ी आबादी को बदल देती है, एक महावीर की चेतना इतनी बड़ी आबादी को बदल देती है, एक ओशो की चेतना इतनी बड़ी क्रांति ला देती है। तो यदि एक समूह का विकास कर दिया जाए, एक समूह का सामूहिक जो चेतनात्मक विकास है वो कर दिया जाए, और यह संभव है, यह संभव है। जो देश के नीति निर्माता हैं उन सभी की चेतना का विकास किया जा सकता है। या तो देश की सभी जनता की चेतना का विकास कर दिया जाए, या फिर देश के सभी नेता की चेतना का विकास कर दिया जाए। दोनों स्थिति में देश का बड़ा लाभ हो सकता है और पूरी दुनिया का बड़ा लाभ हो सकता है। पूरे देश की जनता की चेतना का विकास करना तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है कुछ समय में, लेकिन मुट्ठी भर नेताओं की चेतना का विकास करना आसान हो सकता है, इजी हो सकता है, और यह हो सकता है, यह प्रैक्टिकली हो सकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री, इस देश के तमाम बड़े नेताओं से मैं अपील करता हूं कि यदि आप वाकई इस समाज के हित में नीति निर्माण करते हैं, आपको भी सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझना चाहिए। मैं आप सबकी मदद कर सकता हूं। मुझ जैसे और भी लोग हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए देश की नीति के निर्माण में। कोई सत्ता का लोभ नहीं है, कोई पद का लोभ नहीं है। साधु का जीवन किसी लोभ पर आधारित नहीं है। साधु का जीवन तो समाज के हित में, मानवता के हित में होता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, देश के भीतर जो पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस है उसमें सुधार तभी आ सकता है जब देश के नेताओं के भीतर सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस आ जाए। अन्यथा हमेशा देश की सबसे बड़ी आबादी भ्रम में ही रहेगी, जो कि आज तक होता आया है। देश में, पूरी दुनिया में अधिकतर लोग हमेशा भ्रम में ही जीते हैं। उनके भीतर किसी प्रकार का कॉन्शियसनेस घटित नहीं हो पाता। दुनिया को आज यदि स्वर्ग बनाना है, दुनिया को आज यदि पहले से ज़्यादा उन्नत बनाना है, तो अधिक से अधिक लोगों को जागरण के मार्ग पर लाना पड़ेगा। अधिक से अधिक लोगों के कॉन्शियसनेस को उठाना पड़ेगा, उसे अपलिफ्ट करना पड़ेगा।
तभी जाकर यह देश, तभी जाकर यह धरती पहले से ज़्यादा उन्नत हो सकती है। अन्यथा संसाधनों को बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। संसाधन तो आज पहले से बहुत ज़्यादा है। आज जितने संसाधन हैं इससे पूर्व में कभी इतना नहीं रहा है। उसके बावजूद आज मनुष्य का जीवन जितना विकृति भरा है उतना कभी नहीं था। संसाधन आज ज़्यादा हैं, आज दूध ज़्यादा हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त है। कभी इतना दूध धरती पर नहीं हुआ होगा, धरती पर कभी इतना दूध नहीं हुआ होगा। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी बड़ी आबादी के लिए इतना दूध कभी नहीं हुआ होगा। आज दूध उपलब्ध है, लेकिन दूध से ज़्यादा बीमारियाँ उपलब्ध हैं। बीमारियों का अस्तित्व दूध से ज़्यादा है। मेरी बात को इस दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जब तक आपके भीतर, स्वयं के भीतर चेतना का विकास नहीं होगा, आप जो भी काम करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल कॉन्शसनेस हो, चाहे वो फाइनेंशियल कॉन्शसनेस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कॉन्शसनेस हो, आप उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे और आप अपने जीवन को सुधार नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।